बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है कल वाली वीडियो की। और हम पहुंचे थे कि जब भी कोई करप्ट या कोई फ्रॉडुलेंट प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल जिसने पहले कुछ गलत काम किए हों और उसकी बैड रिप्यूट हो, तो वो जब भी किसी नई कंपनी को ज्वाइन करेगा तो वहाँ पर उसको बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं सप्लाईज़ को लेने के लिए। जैसे वेंडर सप्लायर जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, या क्रेडिट के ऊपर सप्लाई देने से डरते हैं, या इवन कि डीलिंग करने से भी बहुत सारे वेंडर्स डर रहे होते हैं कि भाई ये बंदा, इसकी रिप्यूट ठीक नहीं है, तो ये ना हो कि हम इसको सप्लाई दें और उसके बाद हमारी सप्लाई पेमेंट उसकी किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, या उससे पहले इसकी छुट्टी हो जाए और पेमेंट प्रॉब्लम में आ जाए। तो वेंडर सप्लायर आपके इंटरनल कस्टमर हो, एक्सटर्नल कस्टमर हो, उसी वक्त आपके ऊपर ट्रस्ट और रखते हैं जब आपकी गुड रिप्यूट हो। और गुड रिप्यूट आपकी डिपेंड करती है आपकी कस्टमर सर्विसेज के ऊपर। कस्टमर सर्विसेज जैसे पीछे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप टाइमली रिस्पांस देते हैं, गुड बिहेव करते हैं, कस्टमर सर्विसेज 3 जगहों पे इस्तेमाल होती है। किसी भी काम को करने से पहले कस्टमर सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, काम होने के दौरान होती हैं और काम होने के बाद भी होती हैं। जैसे अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको परचेज़ करने से पहले उसके लिए कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, सर्विसेज वहाँ पे अकाउंट होती हैं। आपको जितनी बेस्ट इंफॉर्मेशन कोई बंदा दे सकता है जो कि उसको सेल कर रहा है या कस्टमर सर्विसेज में अवेलेबल है उस प्रोडक्ट के लिए, वो जितनी बेस्ट प्रेजेंटेशन आपको देगा, आपका मूड जो है उसको ख़रीदने के लिए उतना ही बेहतर डिसीजन ले सकता है। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके मतलब कोई प्रोडक्ट का नॉलेज प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो आप उसको छोड़ देंगे कि यार ये तो समझ नहीं आ रहा है कि चलनी कैसे है, आगे होगा इसका क्या, या इसकी क्वालिटीज़ क्या है, या जो मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ ये उतना फ़ायदा मुझे देगी या नहीं देगी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिलती तो आप उसको ड्रॉप कर देंगे या अल्टरनेट प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, अल्टरनेट ब्रांड की तरफ जाएंगे जहाँ पे आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो इस तरह से बिफोर परचेज़ भी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और परचेज़ के दौरान आपको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है कि जैसे इसकी पैकिंग कैसी होगी, क्या ये आपकी शॉप से या वेयर हाउस से मेरे घर तक सेफली पहुंच जाएगी, इसका फ्रेट क्या कौन पे करेगा, या लोडिंग अनलोडिंग के लिए मुझे आप क्या असिस्टेंस देंगे। ये सारी चीज़ें भी सर्विसेज में आ रही होती हैं। और जब आप परचेज़ करके घर ले आते हैं या अपने ऑफिस फैक्ट्री में ले आते हैं तो फिर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज के उसकी ज़रूरत होती है। जैसे इंस्टॉलेशन उसकी हो सकती है, उसकी कोई रिपेयरिंग हो सकती है, बाद में कोई पार्ट्स की चेंज अगर होती है तो उसमें आपको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से कस्टमर सर्विसेज बिफोर परचेज़, ड्यूरिंग परचेज़ और आफ्टर परचेज़ तीनों जगहों पे काउंट हो रही होती है। तो अब अगर हम इसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें तो प्रोक्योरमेंट वाले अपने जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल बताया, दोनों तरह के कस्टमर होते हैं। तो जो भी उनके इंटरनल कस्टमर होते हैं उनको वो बिफोर बाइंग भी असिस्टेंस दे रहे होते हैं कि एंड यूज़र को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई सैम्पलिंग चाहिए, उसके मतलब कोई ब्रोशर चाहिए, वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और पूरी इंफॉर्मेशन यानी कि कस्टमर सर्विसेज एंड यूज़र को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ड्यूरिंग परचेज़ भी वो उनको असिस्ट कर रहे होते हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट अभी हमने कोटेशन के लिए RFQ सेंड कर दी है, अभी कंपैरिजन हो रहा है, आज PO साइन हो जाएगा, होपफुली 2-3 दिन में आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोक्योरमेंट अपने एंड यूज़र को प्रोवाइड कर रहा होता है। और उसके बाद परचेज़ होने के बाद भी उसकी जो इंस्टॉलेशन है या आफ्टर सेल सर्विसेज है, रिपेयरिंग है, सर्विस है, मंथली है, एनुअली है, उस सब को भी प्रोक्योरमेंट वाले असिस्ट कर रहे होते हैं, शेड्यूल कर रहे होते हैं, फॉलो करते हैं कस्टमर को, सप्लायर को और एंड यूज़र को। तो ये सब चीज़ें कस्टमर सर्विसेज के अंदर आती हैं और ये सब चीज़ें प्रोक्योरमेंट वाले कर रहे होते हैं। सॉरी। कस्टमर सर्विसेज 2 तरह से इफ़ेक्ट करती है। नंबर 1
तो प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, अगर क्वालिटी होगी तो उसकी रिलायबिलिटी होगी। और नंबर 2 उसकी सर्विसेज में जो उसकी इंफॉर्मेशन है, केयरिंग है, उसके लिए असिस्टेंट जो भी हो सकती है वो होती है। जब अगर सिर्फ प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो उस प्रोडक्ट को कोई भी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट की सर्विसेज अवेलेबल हैं लेकिन प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है, उसकी क्वालिटी रिलायबल नहीं है, तो भी उस प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को सेल होने में उसकी सर्विसेज प्लस उसकी क्वालिटी रिलायबिलिटी दोनों काउंट होती हैं। अब चूँकि हमने इसको लिंक करना है कि हमारी जो भी कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, बेसिकली प्रोक्योरमेंट वाले जो कुछ कर रहे होते हैं, जो लोग ऑलरेडी इस जॉब में बैठे हैं, अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा कि जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेसिकली कस्टमर सर्विसेज के रिलेटेड होती हैं कि आपने जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने अपने कस्टमर को उसको सॉल्व करना है। आपने उसको लटकाना नहीं, आपने उसको ये नहीं कहना कि जी अच्छा देखते हैं हम चेक करेंगे, आपने उसको सॉल्व करना है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं ये प्रोक्योरमेंट वाले रोज़ ही अपने काम में इसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग स्किल होनी चाहिए कि आपने किस काम को किस टाइम के ऊपर करना है ताकि वो एंड यूज़र को नीड्स को फुलफ़िल कर सके। तो टाइम मैनेजमेंट भी कस्टमर सर्विस की एक स्किल है। इसके अलावा क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें प्रोक्योरमेंट वाले रोज़ अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में कर रहे होते हैं, लेकिन वो इसको ये नहीं समझते कि ये कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, कर वो इसको रोज़ ही रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जब भी जो भी एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगा उसकी जितनी कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही वो वैल्यू फॉर मनी को अचीव कर सकता है। अब वैल्यू फॉर मनी क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो इसी जो डिप्लोमा प्रोग्राम है उसके लेक्चर्स में अवेलेबल है। सॉरी। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनको जो लेक्चर नंबर है वो मेंशन कर दूंगा। तो वैल्यू फॉर मनी थोड़ा बोल देता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी आप अदर देन प्राइस जो भी हासिल कर सकते हैं वो वैल्यू फॉर मनी है। एक तरीका तो ये होता है कि जी हमने ये प्रोक्योर किया है और मार्केट की ये प्राइस थी, हमने मार्केट कंपेटेबल प्राइसेस पे इसको ले लिया, या मार्केट की ये प्राइस थी हमने इससे लो प्राइस के ऊपर इतनी के ऊपर ले लिया है। तो प्राइस ही अकेली मैटर नहीं कर रही होती कि आपने जो प्रोक्योरमेंट करनी है कि जी हमने लो प्राइस के ऊपर ले लिया। आप लो प्राइस भी लें लेकिन लो प्राइस के साथ कुछ और चीज़ें भी काउंट होती हैं, जैसे कि इनोवेशन हो सकती है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें कुछ इनोवेटिव कुछ ऐसी चीज़ करवा लें। जैसे अगर मैंने एक ट्राउज़र ख़रीदना है तो मैं कुछ भी अल्ट्रेशन करवा सकता हूँ उससे, और अगर वो मुझे उसी प्राइस के अंदर अल्ट्रेशन भी कर देता है तो ये मेरे लिए एक वैल्यू एडिशन है। लेकिन अगर वही अल्ट्रेशन मुझे एक जगह से मैं ख़रीदूँ ट्राउज़र और फिर दूसरी जगह से जाके उसकी अल्ट्रेशन करा के उसके ऊपर फिर एक एक्स्ट्रा मनी पे करूँ तो ये फिर वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो आप अपनी बाइंग में इनोवेशन दे सकते हैं, आप टोटल लाइफ कॉस्ट के ऊपर जा सकते हैं। टोटल लाइफ कॉस्ट क्या होती है इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है। आप कस्टमर सर्विसेज के ऊपर जा सकते हैं कि भी अगर आप इसकी 1 साल की सर्विस वारंटी दे रहे हैं तो हम इसको 2 साल लेंगे, इस तरह की इंसेंटिव ले सकते हैं। आप जो प्रोक्योरमेंट के 5 राइट है, अगर आप कुछ भी नहीं करते 5 राइट के ऊपर रहते हुए अपनी प्रोक्योरमेंट को फुलफ़िल कर लेते हैं, पूरा कर देते हैं, तो भी आप वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं या वैल्यू फॉर मनी अचीव कर रहे होते हैं। और 5 राइट क्या है, राइट प्राइस है, राइट प्लेस है, राइट क्वांटिटी है, राइट टाइम है, राइट क्वालिटी है। तो अगर ये सारे राइट आप अचीव करते हैं तो भी आप वैल्यू फॉर मनी को अचीव कर रहे होते हैं। 5 राइट के ऊपर भी 5-6 डिटेल वीडियोस अवेलेबल हैं इसी फोल्डर में जो डिप्लोमा इन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाईज है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो अब इस सारे जो
2 दिन का जो लेक्चर था उसका मकसद ये था कि जब भी हम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं तो उसके लिए हमें मैनुअल की ज़रूरत होती है, फिर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पॉलिसी के बाद फिर हमें प्रोसीजर जो काम करने का तरीकाकार है कि हमने करना कैसे है वो बनाने पड़ेंगे। फिर हमें स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना पड़ेगा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का कि हमने सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करनी है, डिसेंट्रलाइज करनी है, या हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाना है, या आउटसोर्स करना है, या कोई भी और जो 7 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। और फिर हमने फिर हमने देखना है कि हमें जो प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल है वो किस रेपो के होने चाहिए, उनकी रेपो किस तरह से बेहतर बिल्ड करनी है, उनकी रिप्यूट को बिल्ड करने के लिए हमने क्या फॉर्मुलेट करनी है स्ट्रेटजी, उसके मतलब भी एक डिटेल वीडियो इसी में अवेलेबल है पीछे। और फाइनली हम देखेंगे कि हम कस्टमर सर्विसेज जो कि लीड करती है टूवर्ड्स वैल्यू फॉर मनी के लिए, जो कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि प्रोक्योरमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हम पे कर रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं, उसके रिटर्न में हम क्या ले रहे हैं। तो जो रिटर्न में ले रहे हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, क्या वो वैल्यू फॉर मनी के ऊपर फिट बैठती हैं। तो अगर वो होती हैं तो ठीक है, और उनको किस तरह से आप फिट रख सकते हैं उसके लिए आपको फिर कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे टाइम मैनेजमेंट है, जैसे क्लियर कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी जो कस्टमर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जब आप इनको अपने प्रोक्योरमेंट में परफॉर्म करते हैं तो फिर आप जो एंड यूज़र जो आपके कस्टमर होते हैं और जो दूसरे आपके सप्लायर और वेंडर होते हैं, आप दोनों को सेटिस्फाइड करते हैं। आपकी जो गुड रिप्यूट है वो दोनों साइड के ऊपर काम कर रही होती है। उम्मीद है आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फिर भी कोई एम्बिग्विटी हो तो मैं इसको नेक्स्ट क्लियर कर दूंगा। इस तरह से ये चैप्टर 3 जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3.4। ये है एक्सप्लेन द कॉमन IT सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड बाय ए प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन फंक्शंस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।